पिछले भाग में आपने देखा रितेश जो सब्जियों का ठेला लगाकर अपनी माँ के साथ किसी तरह गुजारा कर रहा था। अपनी गरीबी से तंग आकर वह अपने पिता को कोसता रहता है। उसके पिता अनिल जी, जो आज शहर के करोड़ों के मालिक हैं, सालों से पत्नी और बेटा को बेसहारा छोड़े हुए हैं। पहले तो कभी कभार अनिल जी बीच में आते और पत्नी और बेटे को खर्चे के पैसे देकर चले जाते, लेकिन अब तो कई महीनों से यह भी बंद हो चुका था। इसीलिए मजबूरी में रितेश ने पढ़ाई छोड़ दी और खुद अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए सब्जियों का ठेला लगाने लगा। रोज़ की तरह आज भी वह इधर से उधर घूम घूम कर आवाज़ लगाकर सब्जियां बेच रहा था, पर बेचारे से कोई सब्जी खरीदने को भी तैयार नहीं था। बासी कहकर उसकी सब्जियां लेने से लोग इनकार कर देते थे। तभी एक चमचमाती हुई कार गांव में आई तो गांव के लोग हैरानी से उस कार को देखने लगे। रितेश भी उस गाड़ी को देखकर हैरान था, और उसकी हैरानी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वह गाड़ी उसके घर के सामने जाकर रुकी। वह तो बस आंखें फाड़े देखता रह गया। जब उस गाड़ी में से उतरने वाले व्यक्ति के चेहरे पर रितेश की नज़र गई, ये कोई और नहीं उसके अपने पिता अनिल जी थे। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया, लेकिन वह ना बेटे को गले लगाया और ना पत्नी से कुछ देर बैठकर बातें की। बस कुछ पैसे देकर फिर से चले गए। वह तो चले गए, पर दोनों माँ बेटे सोचते हैं, क्या जीवन में पैसे के अलावा भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। रितेश की माँ उसे बहुत समझाती हैं। रितेश भी अपनी ज़िंदगी पर सब्र कर लेता है, लेकिन उसके दुख, उसकी परीक्षा अभी और कितनी बढ़ने वाली थी ये वह नहीं जानता था। एक रात उसकी माँ सोई तो सुबह उठी ही नहीं। रितेश का तो रो रो के बुरा हाल था। अनिल जी को सूचना दे दी गई थी और वह आ भी गए थे। माँ की मौत के बाद अनिल जी रितेश को अपने साथ शहर तो ले गए, लेकिन अपने महल जैसे बंगले में अपने साथ नहीं रखा, बल्कि नौकरों के क्वार्टर में छोड़ दिया। पहले तो रितेश खुश था कि अब वह अपने पिता के साथ रहेगा, उसे अपने पिता का प्यार मिलेगा। लेकिन जब उसके पिता उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे नौकरों वाला क्वार्टर रहने के लिए देते हैं, तब उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पर अब यह दुख धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा था। उसके पिता अनिल जी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे। वह कभी कभी ही अपने बेटे की खैर खबर लेने आते और उसे खर्च के पैसे देते, लेकिन कुछ समय से अब उन्होंने वह भी बंद कर लिया था। रितेश को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद सताती थी। वह सोचता था कि इससे तो अच्छा मैं अपने गांव में ही रहता, कम से कम अपनी जान पहचान वाले तो वहाँ पर थे। रितेश के घर में एक बूढ़ी अम्मा काम करने आई थी। वह रितेश को एक लड़की के बारे में बताती है। रितेश का व्यवहार मोहल्ले में सभी से बहुत अच्छा था, इसीलिए उसकी मोहल्ले वालों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। मोहल्ले में ही उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली और फिर अपने मोहल्ले की ही एक गरीब लड़की से शादी कर ली, क्योंकि रितेश बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता था। काफ़ी समय बाद अनिल जी जब रितेश के घर पर आए तो जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने लड़की को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रितेश पर गरजते हुए बोले, ये लड़की कौन है? अब देखिए आगे कहानी में क्या नया मोड़ आता है। माँ के गुजर जाने के बाद रितेश के पिता जब उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए, गाड़ी में बैठे बैठे उसने कई बार अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। वह डर के मारे चुपचाप बैठा रहा। एक तरफ माँ को खो देने और अपने घर को छोड़ने का दुख था, तो दूसरी तरफ पिता के साथ रहने की खुशी भी कहीं न कहीं रितेश के मन में थी। फिर वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों पिता और बेटा अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। गाड़ी एक शानदार महल जैसे बंगले के सामने जाकर रुकी तो रितेश की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही रितेश गाड़ी से उतरने लगा तो अनिल जी ने उसे सख्त आवाज़ में कहा, तुम कहाँ उतर रहे हो? बैठो गाड़ी में ही, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए वह गाड़ी से उतरकर अंदर अपने बंगले में चले गए और रितेश उन्हें जाता देखता ही रह गया। उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन वह अपने पिता से कुछ भी न पूछ सका। थोड़ी देर बाद अनिल जी वापस आए और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। कुछ देर बाद गाड़ी एक पतली सी गली के सामने जाकर रुकी
अनिल जी ने रितेश को अपने साथ लिया और एक छोटे से क्वार्टर में उसको लेकर गए और उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया। रितेश अपने पिता से कुछ भी न पूछ सका, लेकिन अपने पिता अनिल जी के चले जाने के बाद वह फूट फूट कर रोया था। वह एक तरफ बैठकर रोने लगा, अपनी माँ को याद करने लगा। उसके पिता ने तो जैसे बिल्कुल ही उसे पराया कर दिया था, इसी बात के दुख में डूबे हुए कि उसने पिता ने उसके साथ गैरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार शुरू कर दिया था। वह घंटों रोता रहा। बूढ़ी माँ ने उसे चुप किया और रोने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोलता था। जैसे जैसे समय गुजरा, हर महीने का जेब खर्च रितेश को मिलने लगा। पास होते हुए भी अनिल जी कभी कभार ही अपने बेटे से मिलते, नहीं तो या तो कभी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते या आ रहे होते। ज़्यादा समय उनका दूसरे शहरों में गुजरता था। बेटे के पास बैठकर बात करने का उनके पास तो समय ही नहीं था। यूं ही कई साल गुजरे और रितेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अनिल जी ने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने के बजाय उसे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया था, जहाँ पर पढ़ाई ना के बराबर ही थी। पिता की इतनी दौलत देखने के बाद भी एक छोटे से घर में रहना और माँ के जाने के बाद पिता का प्यार ना पाकर पढ़ाई से बिल्कुल ही दिल उठ गया था। भले ही स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। 2 साल तक लगातार फेल होता रहा, तो अनिल जी ने भी अपने बेटे की पढ़ाई ख़त्म करवा दी और साफ कह दिया, अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो फिर मजदूरी ही करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रितेश फट पड़ा और बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, आखिर ये इतनी दौलत, इतना ऐश आराम किसके लिए है? क्या आपने दूसरी शादी कर रखी है? उनके बच्चे हैं, उन्हें आप दे रहे हैं। मेरे साथ आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कोई अपने नौकर के बेटों के साथ भी नहीं करता। आपका बेटा कैसी परेशानियों से गुजर रहा है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं। आप अपने महल जैसे घर में आराम करें और मुझे यहाँ पर इस कोठरी में डाल रखा है। अनिल जी ने इतना सुना तो एक ज़ोरदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर दे मारा और बोले कि ज़बान लड़ाता है, वह भी अपने पिता से। मुफ्त में तुझे 1000 रुपये महीना पकड़ा जाता हूँ। ठीक था कि तुझे गांव में ही छोड़ आता, जहाँ पर तू ठेले पर सब्जियाँ बेचता। तेरे पैर में चप्पल तक नहीं थी। तू भी खुदगर्ज है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। रितेश अब बिल्कुल चुप हो चुका था। उसने मन ही मन फैसला किया कि जो पैसा उसका पिता देता है, अब वह भी नहीं लेगा, बल्कि अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर दिखाएगा। उसने जैसे जैसे तैसे उधार लेकर वहीं मोहल्ले में ही एक दुकान खोली। छोटी सी दुकान थी। उसी मोहल्ले में उसने वह दुकान किराए पर ली थी, जहाँ वह रहता था। वहाँ पर जो भी बिक्री होती, उसी से रितेश अपना घर चलाने लगा। उसने अपने पिता से जैसे बिल्कुल ही अपना रिश्ता तोड़ लिया था। अपने पिता के प्रति उसके मन में नफरत पैदा होने लगी थी। जब तक वह गांव में रहा, अपने पिता का इंतज़ार करता रहा था, लेकिन अब उसको विश्वास हो गया था कि उसका पिता होते हुए भी वह एक पिता कहलाने के लायक नहीं है। रितेश को बहुत अकेलापन महसूस होता था। रह रहकर अपनी माँ की याद उसे बहुत सताती थी। आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले अच्छे थे। उन सभी से रितेश की अच्छी बनती थी। बूढ़ी अम्मा हमेशा ही उसके घर जाकर उसका सारा काम कर जाती थी, जो कि उसके पिता ने उसके लिए लगाई थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा, यूँ कब तक अकेले रहोगे? अब तुम बड़े हो चुके हो, कमाते भी हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इसी मोहल्ले में एक बेचारी गरीब विधवा है। उसी की एक सीधी सादी लड़की है। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात करूं, लेकिन दहेज के नाम पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकेगा। यह बात पहले सोच लेना। रितेश को बूढ़ी अम्मा की बात समझ आ गई। वह भी एक ऐसी ही लड़की चाहता था जो उसका साथ गरीबी में निभा सके। बस इसी तरह रितेश ने उस गरीब लड़की से शादी कर ली। लेकिन रितेश ने अपने पिता को इस बात की सूचना नहीं दी थी। वह भी गरीब घर से थी, इसीलिए उसे छोटे घर से और कम आमदनी से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों पति पत्नी अपनी रूखी सूखी में खुश थे। शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे जब अचानक से दरवाज़ा खुला तो अनिल जी घर में आए। वह आज भी वैसे के वैसे ही थे। कई महीनों बाद अपने बेटे के घर चक्कर लगा रहे थे। उसके घर में एक लड़की को देखकर बोले, यह तुम किसको अपने घर में लेकर आए हो?
बताओ, वरना अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। थोड़ा बहुत पिता का डर और सम्मान जो रितेश के दिल में थी, वह भी समय के साथ साथ खत्म हो चुकी थी। आज तक अनिल जी ने रितेश को अपना बेटा समझा ही नहीं था, तो भला वह क्यों अपने पिता को अपना पिता समझता। उसने अपने पत्नी को कमरे में जाने को कहा और खुद अपने पिता के सामने आकर कहने लगा कि मैंने शादी कर ली है और यह मेरी पत्नी है। अनिल जी की आंखें फटी रह गईं। अगले पल एक जोरदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर मारकर बोले, क्या बकवास कर रहा है? तेरी शादी तो मैं एक अच्छी लड़की से करवाना चाहता था, यह किस लड़की से तुमने शादी कर ली? लेकिन इस बार रितेश गुस्से में आ चुका था और चिल्लाकर अपने पिता से बोला, ना ही तो मैं आपका बेटा हूँ, ना ही आप मेरे पिता। अब मेरा और आपका कोई रिश्ता है ही नहीं। जाइए, जाकर अपने महल में ऐश करिए। अब आपके नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं जैसे भी रहूँगा, लेकिन कभी आपसे 1 रुपये का सवाल नहीं करूँगा। अनिल जी भी अपने बेटे से लड़ते हुए वहाँ से निकल गए, जबकि रितेश की पत्नी तो आंखें झपकना भूल गई थी जब उसे पता चला कि रितेश कितने बड़े आदमी का बेटा है। इसके बाद दोबारा अनिल जी रितेश के घर पर नहीं आए। धीरे धीरे समय गुजरा। अनिल को अपनी दुकान में ज़्यादा लाभ तो नहीं हो रहा था, फिर भी 2 वक्त की रोटी का काम हो जाता था। जब एक दिन एक नोटिस अनिल जी ने अपने बेटे रितेश को भेजा। उस नोटिस में लिखा था कि मेरे महीने का खर्च मेरे हाथ पर हर महीने आकर रख दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपनी कमाई में से एक हिस्सा मुझे भी दो। जब ये बात रितेश ने पढ़ी तो वह कितनी बार तो अपनी आंखें झपकना ही भूल गया। कहने लगा कि मेरे पिता करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं, भला उन्हें मेरी इतनी छोटी सी किराने की दुकान से मिलने वाले कुछ ही रुपयों की क्या ज़रूरत पड़ गई। उसने इस नोटिस को हल्के में लिया था, लेकिन अगले दिन अनिल जी उसके घर पहुंच चुके थे। वह बोले कि तुमने अभी तक मेरा खर्चा नहीं भेजा। मेरी भी आवश्यकताएं हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरे खर्च उठाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चुपचाप मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दिया करो और मुझे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। रितेश ने देने से मना किया। कहने लगा, आपने हमें तरसा तरसा कर रखा है। मेरी माँ आपकी याद में घुल घुल कर इस दुनिया से चली गई और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास आपके लिए 1 रुपया तक नहीं है। जाइए अपने करोड़ों की जायदाद पर ऐश कीजिए। जब आखिरी नोटिस के बाद भी रितेश ने 1 रुपया भी अनिल जी के हाथ पर नहीं रखा, तो उसे कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला था। अनिल जी ने तो कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था कि मेरा बेटा मुझे अपनी कमाई से खर्च नहीं देता। रितेश का तो दिल किया कि वह अपनी जान ही दे दे। वह इतना भावुक हो गया कि पत्नी से बोला, तुम वापस अपने मायके चली जाओ। तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। मैं अपनी जान देकर अपने दुख अभी ख़त्म कर लूँगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जाने से साफ इनकार किया। कहने लगी, सुख और दुख हम साथ ही गुजारेंगे। आप परेशान न हो, कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता ज़रूर निकलेगा। कोर्ट में जज, वकील सभी तो हैरान थे कि आखिर अनिल जी जैसे दौलतमंद इंसान को भला अपने बेटे से खर्च की क्या ज़रूरत पड़ गई। हैरानी तो तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे की मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान है। बहरहाल फैसला कोर्ट के ऊपर था, इसीलिए यह फैसला सुनाया गया कि महीने का खर्च और पिता का इलाज सब कुछ करवाना एक बेटे का कर्तव्य है और वह अपना कर्तव्य अनिल जी के लिए निभाएगा। फैसला सुनकर अनिल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि जज थोड़ा बहुत हैरान थे। पहले ही हर महीना बहुत कम रुपये बचते थे। रितेश तो सोचकर परेशान हो गया कि वह कैसे सबके खर्च उठाएगा। वह यही सोच रहा था, तभी जज ने बाकी लोगों के जाने के बाद अनिल जी से सवाल कर ही लिया। रितेश भी वहीं पर मौजूद था। जज कहने लगा कि बुरा मत मानिए अनिल जी, लेकिन आप तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपने तो शायद अपने बेटे के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं रखे, तभी तो वह किराए की दुकान चला रहा है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप अपने बेटे की छोटी सी दुकान से भी पैसा वसूल कर रहे हैं? इस बात पर अनिल जी ने गहरी सांस ली और जो राज बताया उसने तो जैसे रितेश की सोच को ही बदल दिया था। अनिल जी ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि यह सब कुछ मैं आपको घर चलकर बताऊंगा।
अनिल जी वहाँ पर बैठे हुए वकील को भी अपने साथ लेकर और फिर जज और अपने बेटे को भी उस आलीशान बंगले में लेकर आने को कहा। सभी वहाँ मौजूद थे, अनिल जी के साथ वकील और कुछ गवाह भी थे। रितेश को तो लगा था कि शायद उसके पिता सारी जायदाद उसके नाम करने वाले हैं, इस जायदाद का मालिक वह बनने वाला है, उसके दिन फिरने वाले हैं। लेकिन तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। नौकर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक नौजवान निकलकर बाहर आया। नौजवान को देखकर तुरंत अनिल जी ने अपने कंधे पर रखा हुआ रुमाल उतारा और बड़ी ही इज्जत के साथ उस लड़के के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसके पास खड़े हो गए। यह लड़का कौन था, रितेश नहीं जानता था। फिर अनिल जी उस लड़के को वहाँ पर लेकर आए और सभी लोगों के सामने उसे एक फ़ाइल दी और कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करवाए। फिर कहा कि यह सारी संपत्ति इस लड़के के नाम है। रितेश को तो बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि उसके पिता ने उसे यहाँ पर अपमानित करने के लिए बुलाया है, क्योंकि यह जायदाद इस लड़के की थी। ज़रूर यह अनिल जी का दूसरा बेटा था। लेकिन उसी समय अनिल जी कहने लगे कि यह सारी संपत्ति मेरे मालिक की थी, जिनके यहाँ मैं ड्राइविंग करता था। मेरे मालिक मेरे साथ अक्सर अपने घरेलू मामलों के बारे में बात कर लेते थे। एक दिन उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि बस आखिरी समय आ चुका था। उस समय मैं ही उनका वफादार नौकर उनके पास था। दरअसल उनका बेटा कुछ समय पहले अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। सिर्फ उनका एक पोता ही था जो उनको याद रखे था और दूसरे देश में होने के बाद भी अपने दादा के रिश्ते को निभा रहा था। लेकिन उनका पोता आज भी उनसे प्यार करता था। इसीलिए जब वह मरने लगे तो अपनी वसीयत में ये कह गए कि अमानत के तौर पर इस जायदाद को अनिल संभालेंगे, क्योंकि उनके साथ काम करते हुए वह ये सब कुछ सीख चुके थे। जैसे ही कई सालों बाद मेरा पोता वापस आएगा, यह सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाए। इस करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक होने के बाद भी 1 रुपया भी अनिल जी ने जायदाद से नहीं लिया था, बल्कि अभी तक वह इन करोड़ों रुपयों में से सिर्फ महीने के 15,000 रुपये ही निकाल कर अपनी जेब में रखते थे, जो कि उनके मालिक उन्हें अपनी ज़िंदगी में दिया करते थे। उस लड़के ने वह सारी संपत्ति अपने पास रख तो ली थी, लेकिन फिर अपनी जायदाद में से उसने अनिल जी को उपहार के तौर पर ज़मीनें भी दे दी थी। रितेश की तो सारी सोच ही बदल गई। वह जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और अब अपने पिता की सच्चाई जानकर उसे अपने पिता पर गर्व हो रहा था। वह कितने वफादार निकले थे, उनके खून में किस कदर वफादारी थी। सब कुछ होने के बाद भी वह एक नौकर की तरह से रह रहे थे। अपने बेटे को भी महंगी चीज़ों की आदत नहीं लगने दी और ख़ुद भी वह अपने बेटे को मेहनत करने पर ही जोर देते रहे। रितेश गलत था, जबकि वहीं कुछ गलती अनिल जी से भी हुई। जायदाद में धोखा ना करने के डर से और बिजनेस को संभालने में वह अपने बेटे को बिल्कुल ही अनदेखा कर गए थे। लेकिन अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। वह अपने बेटे के साथ वापस गांव आकर अपने छोटे से घर में रहने लगे और अपने बेटे और बहू के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के